नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में डाइट जो संस्थान बहुत ही निंदनीय घटना घटी है। जैसा कि वह एक प्रशिक्षण संस्थान है, जब सभी शिक्षकों का वहां ट्रेनिंग दिया जाता है और वहां के वार्डन जो व्याख्याता है राहुल कुमार के द्वारा 6 युवाओं के साथ जो वहां के कर्मी हैं उनके साथ यौनाचार उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया और 2 महिलाओं के साथ बहुत बड़ी घटना है, जिसको लेकर हम लोगों ने कई तरह का शिक्षा मंत्री से लेकर और अन्य जगहों पे आवेदन दिया है। कई तरह की कार्रवाइयां भी हुई है, जांच भी चल रही है, लेकिन इस पर विस्तार पूर्वक हम लोग के बीच में जन स्वराज पार्टी के वरीय नेता आदरणीय पूर्व विधान पार्षद आदरणीय प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी, जो कि हमारे भाई बैठे हुए हैं, विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने का काम करेंगे। हमारे बीच में पैनल के साथी सोनाली जी बैठे हुए हैं, वह भी प्रकाश डालने का काम करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आदरणीय प्रोफेसर रामबली बाबू को मैं देता हूँ विस्तार पूर्वक यह प्रकाश डालने का काम करें। आज के प्रेस वार्ता में आए हुए मीडिया के साथियों को नमस्कार। जैसा कि विषय के बारे में हमारे साथी प्रवक्ता अमित पासवान जी ने बताया, यह मामला बिहार के सुशासन के राज में और खास करके मुख्यमंत्री का जब गृह जिला का मामला हो तो थोड़ा सा ध्यान जाना लाजमी है। लेकिन साथ साथ यह भी जानना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री के गृह जिला में ये चीज हो रही है तो बाकी अन्य जिलों में क्या हो रहा होगा और कैसा सुशासन का राज है, इसे समझा जा सकता है। ये मामला है नालंदा जिला का। नालंदा जिला में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में डाइट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, यह संस्थान में वहाँ पर एक वार्डन भी होते हैं, बल्कि 2 वार्डन होते हैं, एक पुरुष वार्डन है, एक महिला वार्डन। उसके ऊपर प्राचार्य होते हैं, लेकिन प्राचार्य के पद अभी एक्टिंग प्राचार्य के रूप में फरहत जहां जी काम कर रहे हैं 2020 से, और वार्डन के रूप में बिहार शिक्षा सेवा के राहुल कुमार जी काम कर रहे हैं। लेकिन महिला छात्रावास के जो वार्डन थी अर्चना यादव जी, उस छात्रावास में रहती नहीं है। मतलब उनके बदले जो पुरुष छात्रावास के वार्डन है राहुल जी, वही काम देखते हैं और इस तरह से काम चल रहा है। आज से 2 साल पहले यानी 2020 में ये लोग पदाधिकारी के रूप में वहाँ आए थे। उसके बाद 2022 में वहाँ पर डीएलएड कर रही छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, जिसकी शिकायत वहाँ प्राचार्य से लेकर के वार्डन तक हुआ। उससे भी बात नहीं बनी तो नूरसराय में, यह जो जिला का जो संस्थान है प्रशिक्षण संस्थान नूरसराय में स्थित है, नूरसराय थाना में भी गई। लेकिन आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा लोक लाज के चलते इस बात को, शादी ब्याह नहीं हुई थी तो इसको दबा दिया गया और उन लोगों ने भी इसको बहुत ओपन नहीं किया। यह मामला जो अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ 19 मई 2025 का, वहाँ पर 8 लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराया बजाबता प्राचार्य के यहाँ और वार्डन की शिकायत किया, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। फिर पुनः 20 मई को 2025 को फिर 4 कर्मचारियों ने रिपोर्ट कराई
उस 4 कर्मचारी में सुरक्षा गार्ड है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, पेंटर है, खाना बनाने वाले, मेस में जो काम करने वाले लोग हैं, इन सब लोगों ने शिकायत लिखित दर्ज कराया प्रभारी प्राचार्य के नाम। फिर भी कुछ नहीं हुई। उसके बाद यह मामला को कुछ सामाजिक स्तर पर, क्योंकि ये जितने इनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई ये दलित और अति पिछड़ा वर्ग के थे। पर अति पिछड़ा वर्ग के कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सामाजिक संगठन के लोग, वो लोग मिलने गए इनके ऊपर के पदाधिकारी, यानी जो डाइट के पदाधिकारी जो नालंदा में है, फरहत जहां यह प्राचार्य और राहुल कुमार वार्डन, इनके ऊपर यहाँ पटना में बैठते हैं SCRT के डायरेक्टर। SCRT के डायरेक्टर का नाम था सज्जन आर, ये केरलाइट है और शिक्षा सेवा के अभी अफसर है। इनके पास शिकायत लेकर के 9 जून को कुछ समाज सेवी लोग गए उनके पास। 9 जून को उन्होंने जब घटना की जिक्र सुना तो वह स्तब्ध रह गए। तब उन्होंने तुरंत फोन लगा दिया फरहत जहां जी को, प्राचार्य को, और जो शिकायत करता थे उनके सामने स्पीकर ऑन कर दिया सज्जन आर ने। और जब स्पीकर ऑन था करीब 20 मिनट तक, 15 मिनट तक जो कहानी उन्होंने बताई फरहत जहां ने, उसके बाद कुछ बचा हुआ नहीं था। और यहाँ तक कही कि मैं अभी तक प्रेस वाले और सारे वाले को मैंने मैनेज करके रखा है, अभी तक बाहर नहीं जाने दिया है, लेकिन ये घटना इस तरह की लगातार 2 वर्षों से चल रही है। अब ये बड़ा चौंकाने वाला घटना था। तो सज्जन कुमार जी ने तुरंत एक जांच कमेटी बनाई 9 जून 2025 को, और उस कमेटी में 3 लोग थे। सुषमा कुमारी ज्वाइंट डायरेक्टर SCRT के, दूसरे राजकुमार जी DO थे नालंदा के, और तीसरे स्नेहा आशीष दास जी सीनियर लेक्चर SCRT के। ये 3 लोगों के नेतृत्व में, यानी सुषमा कुमारी जी के नेतृत्व में 3 सदस्यों कमेटी समेत जांच कमेटी बनाई गई। और जांच कमेटी 10 तारीख को गई, 10 जून को। लेकिन 10 जून को ही अखबार में, कई अखबारों में बड़ी प्रमुखता से आई ये खबर। तो जब अखबारों में खबर आई तब जा करके शिक्षा विभाग की नींद खुली, और आनंद फानंद में 10 जून को बिना कारण बताए नोटिस से सज्जन कुमार जी की छुट्टी कर दी गई। सज्जन कुमार जी हटा दिए गए, जबकि सज्जन कुमार जी बीच के अवधि में वे गए हुए थे मसूरी, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जो घटना जिस समय ये 19 और 20 मई को हुई थी, जिसके बाद चाहिए था फरहत जहां जी को उनको सूचना देना, लेकिन कोई सूचना नहीं दी। सूचना नहीं दी इसलिए कि कहीं की मेल से उतना सारा एप्लीकेशन जाना संभव नहीं था, और आप बाहर थे मसूरी में, इसलिए मैंने सूचना नहीं दी। तो 10 जून को उनको हटा देना सज्जन कुमार जी को, और पुनः उनके जगह पर जो दिनेश जी IAS हैं उनको डायरेक्टर बना दिया गया उस SCRT का। और जांच की पारदर्शिता, मतलब कि पारदर्शी अभी तक नहीं है। अभी तक सिर्फ राहुल कुमार जी जो वार्डन थे, जिन पर लगातार 2 वर्षों से ये आरोप लगाए जा रहे थे, वो हटाए गए हैं। सज्जन कुमार जी हटाए गए हैं, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया अभी तक। और अर्चना जादव जी जो वार्डन थी महिला छात्रावास की, वो नहीं रह रही थी, किन कारणों से नहीं रह रही थी। और फरहत जहां अभी तक प्रभारी प्राचार्य के पद पर कार्यरत है, जबकि ये सारे जो घटनाएं घटी है, घटनाक्रम में इन दोनों का और ये कहते तीनों का संलिप्तता है। बावजूद इसके अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं किया जाना, मुकदमे दर्ज नहीं किया जाना, और सरकार के लेवल पर इसको लिपापोती करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि मुजफ्फरपुर जो शेल्टर होम कांड हुआ था, उससे भी ये घटना विकराल है कि इतने लोग, हो सकता है कि और लोग भी पीड़ित हो गए, लेकिन सामने नहीं आए। लेकिन ये 8 और 4 और 2, एक बार 4 की रिपोर्टिंग है, दूसरी बार 8 लोगों की, और तीसरी बार 2 लोगों की, यानी 12 दून 14 लोग हैं इस संस्थान के खिलाफ में इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं
हुई थी, ये जब पब्लिक डोमेन में आया, जब अखबार में छपी और जो कुछ समाज सेवी वहां पर गए, तब इस तरह की बात आई सामने। इसीलिए इस घटना को जनसुराज बड़ी प्रमुखता से उठाने का काम कर रही है, ताकि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको कम से कम शासन पर और संविधान पर विश्वास हो सके। जो अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग जो इससे सफर कर रहे हैं और सरकार चुपचाप उदासीन है और उसी जिले से मुख्यमंत्री आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राज है और किस तरह की घटनाएं घटित हो रही है रोज, लेकिन प्रकाश में नहीं आ रही है। इसलिए इस संबंध में और अगर कुछ आप लोग जानना चाहेंगे तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं अब चाहूंगा कि थोड़ी सी हमें साले जी भी अपनी बात रख दें, उसके बाद आपका कोई प्रश्न होगा तो उस पर हम लोग रखेंगे। और एक बात है और हम लोग चर्चा करेंगे, इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के पहले, इससे थोड़ा अलग है लेकिन संबंधित है आपसे, आपके बीच में पहले हम लोग इस पर बात रखेंगे। साले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज इस विषय पे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये विषय बहुत ही शर्मनाक है, बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि अगर सरकारी संस्थान में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोग अपने जीवन में क्या फेस करते होंगे। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट होता है वो सरकार के कंट्रोल में होता है, और वहाँ पे जब इतना सारा आपको लीपापोती दिख रहा है, FIR लॉन्च नहीं हो रहा है, कंप्लेंट्स को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम महिलाएं, आम जो बच्चे हैं बिहार के, ये आम दिनों में कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। और इससे भी सर उनकी बड़ी बात ये है कि पिछले 5 हफ्तों में ऐसी 7 घटनाएं पूरे बिहार से सामने आती हैं, और ये सिर्फ 7 घटनाएं रिपोर्टेड हैं। अगर आप अंडर रिपोर्टिंग की बात करें तो इससे कई ज्यादा घटनाएं हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसा अभी हमने चर्चा किया कि बहुत सारे लोगों की आवाज को दबाया जाता है, केसेस को दर्ज नहीं किया जाता, चाहते हैं कि वो प्राइमरी लेवल पे रफा दफा हो जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस असली आंकड़ों पे जाएं तो कहीं ना कहीं 7 से कहीं ज्यादा आंकड़े होंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसका कारण, सबसे प्रमुख कारण ये है, ये आम दिनों में हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं, जैसे मुजफ्फरपुर की घटनाएं अभी घटी, फिर अभी कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में घटनाएं देखी सुनी, तो ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाएंगी अगर हमने इन पे सही कार्रवाई सही समय पर नहीं किया। क्योंकि अगर आप बिहार का हिस्ट्री देखेंगे ना, तो कन्विक्शन रेट जिसे कहते हैं ना, दोष सिद्धि का दर बहुत ज्यादा ही कम है बिहार में, लगभग 25% से 30% के बीच में ही है। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से 70 अपराधी लगभग खुले घूमते हैं और बस 30% लोगों को ही सजा मिलती है। उसमें से भी आप ये कह सकते हैं कुछ लोग बेल पे घूमते हैं, जिन्हें मिल जाती है बेल। तो कहीं ना कहीं ये मन बढ़ाने वाला कार्यक्रम जो है, या ये कार्य हमारे राज्य सरकार में चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत ही वीक है। और लॉ एंड ऑर्डर वीक होने का अगर ये प्रमाण चाहिए तो एक हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वही कहती है कि 18 राज्यों में से बिहार 17वें नंबर पे है। तो कहीं ना कहीं जो डेटा हम देखते हैं और जमीनी सच्चाई, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं, डेटा भी हमारा बिहार को पूरे परफॉर्मेंस से दिखाती है, बट अगर आप प्राइमरी सर्वे करेंगे, जमीन पे सच्चाई ढूंढेंगे, तो बिहार की स्थिति और भी गंभीर पाएंगे। एक इसमें बहुत सबसे बड़ी बात है कि ये पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि जो वहां पीड़ित परिवार के लोग थे, प्राचार्य के यहाँ कंप्लेंट किया, अपनी बातों को रखा, लिखित आवेदन दिया। जब प्राचार्य के द्वारा व्याख्याता राहुल कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया तो उन्होंने स्पष्टीकरण में यह जवाब दिया, बिंदुवार, वहां का जो काला चिट्ठा था उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया। आप देख सकते हैं, तरह से कन्फेस किया उसने। अब बजाता बोध करनी एफिडेविट कर, इसकी प्रति हम लोग दे देंगे, इसकी प्रति हम लोग बोध करके दिया कि डाइट में सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, कई तरह के यहाँ भ्रष्टाचार में और अधिकारी यहाँ से लिप्त हैं। तो उन्होंने बोध करके दिया, एफिडेविट करके दिया है। और इसके बाद जो कार्रवाई की गई है उन्हें हटाया गया, उसकी ये चिट्ठी है। तो सारे पेपर का जेरोक्स आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैं तमाम साथियों को अभिनंदन करते हुए हम चाहें कि अगर कुछ सवाल है तो प्रश्न किया जा रहा है।
इसमें एक दो बातें और मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि अभी जो महिला छात्रावास है उसमें आज भी 4-5 अवैध रूप से पुरुष उसमें रहते हैं, अवैध कब्जा करके, और उस छात्रावास के अगल बगल शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। दूसरी बात कि वह 2020 और 21 में मामला आया जब ये फरहत जहां जी वहाँ के एडमिशन प्रभारी थी, तो वहाँ के ईबीसी के लड़कियों के साथ एडमिशन लेने में काफी लापरवाही की थी और लगभग 7 छात्र जो थे ईबीसी के वे एडमिशन लेने से वंचित रह गए थे, उनकी हकमारी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके आज तक कोई कार्रवाई 2021 के बाद नहीं हुई। इस तरह की कई घोर अनियमितताओं का वहाँ अंबार है। अगर आप लोग की तरफ से कोई इस संबंध में 4-5 छात्रावास 4-5 छात्रावास ये महिला का डाइट का जो छात्रावास है, महिला प्रशिक्षण जो है, वहाँ पर 2 छात्रावास, पुरुष का अलग चलते हैं, महिला का अलग। तो महिला छात्रावास में जो वार्डन है वहाँ अर्चना यादव जी है, लेकिन वहाँ रहती नहीं है। उसके बदले राहुल जी जो पुरुष है छात्रावास के वार्डन है वो रहते हैं। लेकिन महिला छात्रावास अवैध रूप से 4-5 लोग पुरुष कब्जा किए हुए हैं। यह एक चिंता का विषय है और बहुत ही, और वहाँ पर पुरुष लोग इसलिए कब्जा किए हुए हैं कि आए दिन कभी न कभी वहाँ रंगरेलियां होती है और इसी का नतीजा है कि शराब की बोतलें वहाँ पर आसपास में बरामद किया गया है। यहाँ से तो जो समाज सेवी लोग हैं वो लोग तो शिक्षा मंत्री से लेकर के जितने कंसर्न ऑफिसर हैं सबको दी गई और अब तो बजाबता जांच कमेटी बन गई। लेकिन जांच कमेटी क्या कर रही है? 9 जून की जांच कमेटी बनी और 10 जून के जिसने जांच कमेटी बनाई उसी को हटा दिया गया बिना सो को पूछे हुए। कहने का मतलब है कि पूरे मामले को लीपा पोती करने की साजिश कर रही है। जो लोग संलिप्त नहीं है उनको पर कार्रवाई होने उनको हटा दिया जा रहा है और जो लोग संलिप्त है उनको बचाने की साजिश चल रही है। जी, अपराधियों का मनोबल तो बढ़ा ही हुआ है। अपराधी खुलेआम चाय की दुकान पर, पानी की दुकान पर चर्चा करते हुए नजर आ जाते हैं कि आज जेल हुई, काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई, और अपराधी मतलब इसमें कारण क्या है? बेल हो जा रहा है अपराधियों का, या जांच लंबा चल रहा है और इसके कारण अपराधियों का बेल हो जा रहा है? क्योंकि बालिका गृह कांड की एक एग्जाम्पल है, ब्रजेश ठाकुर जनवरी में उनका बेल हो गया। तो ऐसे ऐसे कांड होते रहेंगे और क्या अपराधियों का मनोबल इस पर बढ़ा रहेगा कि कल तो बेल बनाई है? बेल होने की 2 प्रक्रिया, एक तो न्यायिक प्रक्रिया होती है और दूसरी जो पुलिस प्रशासन है अगर पुख्ता सबूत नहीं देते हैं उनके विरुद्ध में, आरोपित के विरुद्ध में, इसके वजह से उनको बेल हो जाता है। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसका मतलब हम जनसुराज के लोग और हमारे आदरणीय प्रशांत जी बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शासन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं चल रहा है। उसी का एक परिणाम है इस तरह की घटनाएं का पुनरावृत्ति और घटनाएं लगातार बढ़ते जा रही है। उस पर कहीं कोई अंकुश नहीं है, कोई जांच में पारदर्शिता नहीं है और लिपापोती करने की लगातार साजिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी का बराबर एक पुराना जुमला था कि मैं न किसी को फंसाता हूँ न मैं किसी को बचाता हूँ, लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए है, व्यवहार में ठीक उल्टा दिखाई दे रहा है कि यह खूब बचा रहे हैं लोगों को और कितने अपराधी और कितने बलात्कारी इनके राज में फल फूल रहे हैं, इसे कहने की जरूरत नहीं है। आप तमाम लोगों के सामने कई दर्जनों उदाहरण पड़े हुए ये आरोप लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा ये अधिकारियों तक बात। भाई अधिकारी, अभी आपने देखा था ना कि महिला आयोग के सदस्य बन गए रश्मि रेखा सिन्हा जी। रश्मि रेखा सिन्हा जी के कौन थे? जो मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं, यानी 2021 में उनका टर्म खत्म हो गया, आईएएस के रूप में उनकी सर्विस समाप्त हो गई। उसके बावजूद आज तक प्रधान सचिव है और उनकी अपनी आइडेंटिटी, हमारे जो भारतीय परंपरा है कि जब शादी ब्याह हो जाता है तो महिलाएं को पुरुष का नाम देकर के उनको पहचान के रूप में दिया जाता है, लेकिन अपनी पहचान उन्होंने छिपाई और पहचान ही नहीं छिपाई, अपनी पता भी छिपाई। जो सरकारी बंगला में रहते हैं
और उनकी पत्नी भी रहती है, उसको छिपाया गया। तो आप मुख्यमंत्री समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर सचेत अवस्था में होते तो इस तरह की पदाधिकारी इस तरह के जुर्म करने की हिम्मत करते। और अगर मुख्यमंत्री सचेत नहीं है, अचेत अवस्था में है, तो उसके लिए भी खतरनाक है। और अगर मुख्यमंत्री के रहते अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए दोनों ही हालत में से हम लोग अनफॉर्चुनेट मानते हैं। एनसीआरबी के हिसाब से जो है 422.2 जो है बिहार का आंकड़ा है अपराध में। और अपराध कितने तरीके के हैं बिहार में ये आपको पता चलता है। भूमि से विवादित अपराध चल रहे हैं, अनैतिक संबंधों के अपराध, शराबी के अपराध, और कहीं ना कहीं महिलाएं भी उस अपराध में शामिल हो गई। ये अपराध आपको बता रही है, क्या करना है? देखिए, जैसे क्राइम है, क्राइम जेंडर न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई भी अपराधी, चाहे महिला चाहे पुरुष, उनके लिए कार्रवाई बराबर होगी। आप कई नियम में ये भी देखिए, जुवेनाइल के लिए भी अलग केसेस, अलग नियम। तो चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो या फिर आप महिला हो या पुरुष हो, कानून आपके लिए बदलता नहीं है। और जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसको ही फॉलो किया जाएगा। चाहे अगर आपके अपराध सिद्ध हो गया तो आप पर इक्वली कार्रवाई होगी। बिहार को 17वें स्थान पे, यहाँ से अपराध दिल्ली, केरल, मुंबई में ज्यादा है। तो वही कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर में ये क्राइम का डेटा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति आप नापते हैं तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है, 18वें 17वें स्थान पे। और जो आपने ये कहा कि क्राइम का डेटा पिछले 19 से अगर आज का डेटा आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेट में 10% की बढ़ोतरी हुई है। ये भी एनसीआरबी का डेटा है। तो कहीं ना कहीं जो हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम इस पे अगर स्पेसिफिकली बात करें तो बिहार की स्थिति हम जान सकते हैं कि बिहार की स्थिति कितनी खराब है। और कहीं ना कहीं संरक्षण है, कहीं ना कहीं कानून में ढिलाई है, जिसकी वजह से ये रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। घटना होने के बाद ही क्यों सामने वहाँ जब महिलाएं थी, महिलाएं रहती हैं वहाँ पे, उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं किया कि महिला कानून नहीं आती? अगर आप सुन, अगर जैसे सर ने बताया कि महिलाओं ने कई बार कंप्लेन किया, ये मामला 2 साल से चलता आ रहा था, लेकिन प्राइमरी स्तर पे उसे दबाया गया, हर बार उसे दबाया गया। और अभी हम इस प्रेस पर यही कहना चाह रहे हैं कि जितना हम डिले करेंगे, एक तो कंप्लेन पहले आई थी, उसे प्राइमरी स्तर पे दबा दिया गया। जब कंप्लेन आ चुकी है तो हमें जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब हम जितना डिले करते हैं, एविडेंसेस उतने मिटते जाते हैं। चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज का केस हो, चाहे मोलेस्टेशन का केस हो, चाहे वो रेप का केस हो। जितना हम डिले करेंगे, आप कैसे विक्टिम्स पे दबाव बनता है, जो आपके विटनेसेस उन पे दबाव बनता है, आप उनके स्टेटमेंट चेंज कराते हैं, बाकी जो एविडेंसेस होते हैं आप उसको मिटा सकते हैं। तो ये हमारा सवाल ये पहले तो ये एक आपके संज्ञान में नहीं था, जब ये संज्ञान में आया तभी भी इस पर ढिलाई की जा रही, इस पर एक्शन लेने में। यही हमारा सवाल है कि क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको एक उदाहरण है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है, ये भी उसे स्पष्ट उदाहरण है। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एसीएस ने एक टॉपिक नंबर भी जारी किया है, इस तरीके की दुर्घटना होती है उसकी जानकारी देना। तो क्या उनके तक ये संज्ञान पहुंचा, ये मामला संज्ञान में है? उन पर अभी संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन उनसे मैंने टेलीफोनिक बात किया है। और वे मंडे को बीच में 20 तारीख के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, उसके पहले वो पटना से बाहर थे और मंडे को उन्होंने बुलाया है। और मंडे को हम लोग जाएंगे, सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर क्या हो सकता है इस पर संज्ञान में देंगे। ऐसे तो बहुत सारे समाज सेवी शिक्षा मंत्री से भी मिले थे, लेकिन फलाफल कहीं सामने नहीं आया जिसको कहा जा सके, लोगों को विश्वास हो और इसकी सही जांच हो सके। यह भी प्रयास अभी तक नहीं किए गए। आप लोग कोर्ट में नई प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, न्याय में बड़ा देरी हो रही है, लेकिन अब नए कानून में तो 3 महीना में आ जाना है। मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने कहा कि बेल जो होता है अपराधियों का वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो आखिर डिपेंड करता है पुलिस के रिपोर्ट पर। तो पुलिस जब साक्ष्य के आधार पर बढ़िया से रिपोर्ट करेगी तो निश्चित रूप से उस अपराधी को, उस आरोपित अभियुक्त को बेल मिलने में दिक्कत होगी। मैंने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 400 के जगह 1100 प्रति विकलांग और ये तो जनसुराज की थोड़ी सी जीत कहेंगे हम कि जनसुराज ने इस बात को गला फाड़ के 1 साल से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि जो 400 रुपये का सामाजिक सुरक्षा पेंशन है मानदेय के रूप में,
वह 400 रुपये में एक महीने का चाय का भी कीमत नहीं है। इसलिए जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपये करेंगे। इस बात को आप बराबर देख रहे होंगे जन सुराज के इससे। लेकिन आज सरकार कम से कम 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दी, तो यह जन सुराज की ही जीत मानेंगे थोड़ी देर के लिए कि जन सुराज के मांगों से उन्होंने सहमति जताई और कुछ आगे बढ़ करके, लेकिन हमारा उससे संतोष नहीं है। कम से कम 2000 की बात है जन सुराज ने की है। पुरुष हो चाहे महिला, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, हर 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 2000 रुपये देने की बात जन सुराज ने पहले इसमें सवाल और खड़ा होता है कि 2500 रुपये का प्रशासन की सोच 2000 और 2500 रुपये तेजस्वी और 1100 रुपये नीतीश कुमार ने कर दिया। प्रशांत की सोच करते हैं कि हम पूरा खजाना और पूरा बैलेंस देख के बता रहे हैं 2000 रुपये दे रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री खजाना देखते हुए 1100 रुपये की घोषणा की। 1100 रुपये का भारी हिस्सा। देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो यह घोषणा है आज का 1100 रुपये का, वो बिल्कुल होश में लिया हुआ घोषणा है। हम तो इसमें और उम्मीद करते थे कि 1100 के बदले अगर 2000 ही कर दिए होते तो हम लोग और उनको आज धन्यवाद प्रेषित करते। लेकिन दूसरी बात आपने कही 25,000 2,500 रुपये महिलाओं को देने की बात माई बहन योजना के तहत ये घोषणा किया है महागठबंधन के लोगों ने, खास करके तेजस्वी जी ने। तो तेजस्वी जी पर कई बार प्रशांत किशोर जी ने यह आरोप लगाया कि बिहार में जो 13 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है, लगभग 6 करोड़ आबादी महिलाओं की है। तो 6 करोड़ की आबादी से अगर 2500 गुना करेंगे तो बजट कितना जाता है, उतना बजट में प्रावधान भी नहीं है। तो इसलिए यह जो साधारण जिनको जोड़ घटाव का गणित आता हो वह भी इस तरह की बात समझ करके इस तरह की घोषणा करते, तो वह घोषणा जो है वह छलावा है, लोगों को ठगने वाला है। ये दोनों में फर्क है। मुख्यमंत्री वाली घोषणा सही है क्या? बिल्कुल सही है। वो तो मैं और उम्मीद कर रहा था कि 2000 की घोषणा करते तो वो भी अच्छा बात होती। आज एक बात और, एक सूचना इससे अलग है। हम लोगों ने एक बार स्वास्थ्य विभाग पर किया था। मुजफ्फरपुर की कुल्हनी में एक दलित की नाबालिग लड़की के साथ जो रेप हुआ था, गैंगरेप हुआ था, और उसके इलाज के दौरान उसकी प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण वो हत्या हो गई, मतलब मृत्यु हो गई। उस पर हम लोगों ने बड़ा ही गंभीरता से लिया है। जन सुराज ने अपने पीसी के माध्यम से कहा था और यहाँ तक कि गुहार लगाया था प्रधानमंत्री जी से कि 20 जून तक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अगर 20 जून में तक अगर मंगल पांडे जी पर स्वास्थ्य विभाग में जो हुई लापरवाही है उसको अगर दंडित करते हैं, उनको हटाने का काम करते हैं, तब तो हम लोग आंदोलनात्मक कार्यक्रम जो रूपरेखा तैयार की उसको बंद कर देंगे। लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई। जन सुराज के तरफ से मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिख करके उनको सूचित किया गया है कि इन पर कार्रवाई की जाए। ये 2-3 मांगे उनसे भी की गई है। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों, चिकित्सकों के विरुद्ध न्यायिक जांच बैठाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को इस गंभीर लापरवाही के लिए तत्काल पदमुक्त किया जाए। पीड़िता और उसके परिवार को उचित आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रभाव से दी जाए। लेकिन यह समय सीमा 22 तक ये बीतते जा रहा है। तो 22 तारीख के बाद हम लोग मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करेंगे, पुतला दहन करेंगे, और जब तक स्वास्थ्य मंत्री के पद से मुक्त नहीं हो जाते हैं या फिर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने की सिफारिश नहीं करते हैं, तब तक जन सुराज का आंदोलन जारी रहेगा। यह सूचना के तौर पर हम आपको प्रेषित किया।